वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ईज़िली 10 से 15 मिनट में खुद से फाइल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको ये ऑप्ट करना है कि आप न्यू रिजीम में रहें या ओल्ड में रहें। तो उसके लिए जो टैक्स कैलकुलेटर वाला फीचर है उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद रिटर्न कैसे चूज़ करनी है, कौन सी रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उस पर हम बात करेंगे। और जो तीसरा पार्ट रहेगा वो एक्चुअल रिटर्न बना के कैसे फाइल करनी है उस पर हम बात करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में ये वीडियो रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी आगे भी। तो लेट्स स्टार्ट क्विकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे यूज़र आईडी पासवर्ड फटाफट से बना के जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर करके। तो इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख रही है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनकम डिटेल्स, डिडक्शन डिटेल्स और टैक्स डिटेल्स। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। क्यों ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन में असेसमेंट ईयर आता है, तो असेसमेंट ईयर 24-25, क्योंकि हम रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद उसको असेस करते हैं, इसलिए इसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24। रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट ऐसे करके आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जिस एसएससी की हम कर रहे हैं वो रेजिडेंट है, तो हमने रेजिडेंट चूज़ कर लिया। एज बाय डिफ़ॉल्ट से आपकी प्रोफाइल से ये उठा लेता है जो इनकम टैक्स पे आपने बनाई है। तो ये इस पर्सन की जो एज है वो 60 ईयर से कम है। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन 31 जुलाई 2024 है, जबकि एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन 30 जुलाई 2024 है। ठीक है, तो यहाँ से ये उठा लेगा। देन इनकम डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकम डिटेल्स में आपको देख पा रहे होंगे ये 5 हेड दिखा रहा है। देखिए, अभी हमने रिटर्न चूज़ नहीं की है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनकम किस किस हेड में है। तो सैलरी में इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है और बिजनेस, प्रोफेशन या अदर सोर्सेज की, ये 5 हेड है। अब इसमें आपकी जिस जिस हेड में इनकम है उसमें आपको डालनी होगी। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले आपको इसी इनकम टैक्स पोर्टल के अपर वाले पोर्शन में जाके अपना 26 AS ओपन करना होगा, जो यहाँ हो रखा है ऑलरेडी। मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ओपन करके रखा है। अब आपको यहाँ देखना होगा जो इनकम्स हैं वो किस किस हेड से हैं। जैसे यहाँ पर 194 दिख रहा है तो ये डिविडेंड इनकम है, यहाँ पे 194 JB दिख रहा है तो ये प्रोफेशनल इनकम है। ऐसे ही सो ऑन सो फोर्थ आप सारी इनकम्स को देख सकते हैं। तो एक पार्ट आपको ये देखना है। दूसरा, आपने पूरा 26S नीचे तक अच्छे से देख लेना है। इस एसएससी का कुछ परचेज ट्रांजैक्शन भी है प्रॉपर्टी का, बट इनकम टैक्स रिटर्न में हमें सेल की ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होता है, कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना होता है। परचेज को एज सच जब आप जिस साल में सिर्फ परचेज करते हैं उसको रिपोर्ट नहीं करना होता इनकम, क्योंकि तब होती है जब आप सेल करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो अभी मैं TIS और AIS, ये 2 चीज़ भी आपको, AIS वाला सेक्शन अपने इसी डैशबोर्ड में दिखेगा। आप जब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ से आप AIS और TIS ओपन कर सकते हैं। मैंने दोनों ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं। ये इस एसएससी का TIS है और ये इस एसएससी का AIS है। तो पहले हम AIS देख लेते हैं। तो TDS यहाँ पर जो डिडक्ट हो रखा है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखेगा, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, बट दोनों को कंपेयर जरूर कर लें, रिकनसाइल जरूर कर लें, कोई डिफरेंसेस ना हो। और हो सकता है AIS में कभी कभी इन्फॉर्मेशन गलत भी आ जाती है, तो ये अच्छे से चेक करके ही आप रिटर्न में डेटा डालें। ठीक है, अब फॉर द ईज़ ऑफ रेफरेंस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये बिजनेस रिसीट दिखा रहा है और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये डिविडेंड का है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है। अब ये वाला इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो है ये 194A वाला है, थोड़ा हाई इंटरेस्ट वाली यील्ड सिक्योरिटीज़ में जो पैसा लगाते हैं ये वो वाला डिपॉजिट है। ऐसे ही सेविंग का डिपॉजिट और वो सब भी रहेगा। तो क्विकली हम TIS में आके देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इनकम है इस एसएससी की। तो TIS आपको रेफर करना है कहाँ कहाँ से इनकम है ये चेक करने के लिए। जैसे डिविडेंड से इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग से है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से है, वही जो अभी ये वाला पार्ट दिख रहा था डिपॉजिट वाला, जो हम 194A वाले की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ भी है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ भी है, बिजनेस रिसीट्स भी हैं कुछ, GST टर्नओवर यहाँ पर दिख रहा है आपको। GST का जो टर्नओवर है 4,57,000 है, परचेजेस 5,77,000 की हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया था यहाँ दिख रही है, और परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ दिख रही है। तो सेल परचेज का
जो आपकी सिक्योरिटीज़ की, म्यूचुअल फंड की है, वो यहाँ दिख रही है। अब आप एक एक करके देख सकते हैं, जैसे डिविडेंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिविडेंड की इनकम कहाँ कहाँ से है। तो ये सारा डिविडेंड का जो जो इनकम है और जो जो TDS है वो आपको दिख रहा है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं, बस ये TIS को खोल के रखना है और TIS से ही आपने कैलकुलेटर पे जाके इनकम पुटअप करनी है। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ अभी आपके सामने ही मैं करके दिखाता हूँ। मैं कैलकुलेटर पे आया, ये मेरे से पूछ रहा है सैलरी इनकम, यहाँ कोई सैलरी इनकम नहीं है, राइट। तो सैलरी वाले को हम छोड़ देंगे। फिर पूछ रहा है हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ TIS में मुझे कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं दिख रही है, राइट। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं डालूंगा मैं। फिर तीसरी चीज़ कैपिटल गेन। हाँ, कैपिटल गेन में मुझे देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ देखना होगा कि मैंने अपने ब्रोकर के अकाउंट पे, और वहाँ पर जाकर आपको एक टैक्स रिपोर्ट मिलेगी। तो अगर आप स्टॉक्स या जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो उन ऐप्स में एक फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो वहाँ से आप एक एक्सेल मिल जाएगा और वो एक्सेल कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि आपको दिख रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, नेट प्रॉफिट लॉस इतना है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली ये ब्रोकरेज वगैरह जो आपने पे करी है, ये वो वाला अमाउंट है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3 हेड्स, ये है शॉर्ट टर्म, ये है लॉन्ग टर्म और ये है स्पेकुलेशन। बस आपको ये ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म के अंदर जाएगा, लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म के अंदर, बिकॉज कैलकुलेशंस और परसेंटेज ऑफ टैक्स डिफरेंट है। स्पेकुलेशन वाला बिजनेस इनकम में जाएगा, ठीक है। मतलब स्पेकुलेशन वाला एक स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम करके सेक्शन होता है, उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जस्ट टोटल अमाउंट देखूंगा। तो शॉर्ट टर्म जो गेन है इस SSC का ड्यूरिंग द ईयर वो है 16,56,000। लॉन्ग टर्म जो है इसका लॉस है 1,24,000 और स्पेकुलेशन में इसका गेन है 14,590 के अराउंड। तो अभी ये जो अमाउंट्स हैं इनको आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे आपने जाना है। आपकी नॉलेज के लिए भी बता देता हूँ, तो ये है 111A। तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आप भी क्या करें कि ये जो 111A वाला है कवर्ड अंडर दिस, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज आपको वैसे इसमें डालना चाहिए, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं सारा का सारा एंड वाले इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। उसका पर्पस ये है कि आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आप प्रॉपरली पीरियड के हिसाब से डालेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपका आएगा, है ना, बिकॉज वो इंटरेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा जो मेरा गेन है, मेरे पास वो अमाउंट है, मैंने आपको भी दिखाया था, राइट। क्या है, 16,56,082। तो 16,56,083 रुपये जो है मैं राउंड ऑफ में डाल रहा हूँ यहाँ पर, 16,56,083 मैंने यहाँ डाल दिया। और लॉन्ग टर्म वाला जो है वो आपका फॉल करेगा इसमें, $112A में। एक बार आप फिर से ये भी चेक कर लें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन शेयर्स का क्या सेक्शन है, ये है 112A। तो ये हो गया 112A। इसके अंदर भी मैं लास्ट वाले पार्ट में डाल रहा हूँ। कितना अमाउंट था इसका, इसमें लॉस था, कितना लॉस था ये आपने ध्यान से देखना है, 1,24,253 रुपये। तो मैं यहाँ डालूँगा माइनस 1,24,200। ये माइनस यहाँ अलाउ नहीं कर रहा है इस कैलकुलेटर में, जबकि ये फीचर इसमें होना चाहिए। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक बार ये वाला पार्ट छोड़ दूँ, मैं सिर्फ क्योंकि यहाँ इनकम ही अलाउ कर रहा है तो मैं सीधा नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाऊँ, बिजनेस इनकम पे, ठीक है। तो अभी बिजनेस इनकम में आपको दिख रहा है कि 44 AD और ADA या फिर अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये मेरे से पूछ रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, इस SSC का जो TIS है उसमें दिख रहा है ऑलरेडी कि इसका GST टर्नओवर इतना है। अब मैंने ये मैचिंग ऑलरेडी करके रखा है, बट आपको ये मैच करना है कि एक्चुअल में जो टर्नओवर दिख रहा है वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि GST टर्नओवर तो है 457, जबकि TDS आपका कटा हुआ है 50 लाख के ऊपर, तो वहाँ पर आपको GST के डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है कि आपने सेल्स रिपोर्ट नहीं कर रखी है। तो 457,867 इस केस में ठीक है, क्योंकि हमने 26 AS से भी मैच कर लिया है। ये अमाउंट उससे ज़्यादा ही है जितने भी TDS कटा हुआ है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें, ठीक है। तो फॉर ईज़ ऑफ रेफरेंस आप देख लीजिए एक बार सारी फिगर्स। तो 457,867 रुपये जो अमाउंट है वो मैं डालूँगा, 457,867 मैं डाल दूँगा यहाँ पर, 457,867। जबकि
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एडी जो सेक्शन होता है उसमें जो टोटल इनकम होती है उसका 6% से 8% पे ही टैक्स लगता है, और एडीए में जो इनकम होती है उसका 50% मिनिमम, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जैसे 44 एडी में 6 से 8% से ज़्यादा भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी इनकम, बट कम नहीं कर सकते। कम करना है तो ऑडिट कराना ज़रूरी है। ऐसे ही 44 एडीए में भी आप 50% मिनिमम आपको रिपोर्ट करना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट से। बचा हुआ जो 50% है, या एडी के केस में बचा हुआ जो 94% है, वो मान लिया जाता है कि आपके खर्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 100% जो है इनकम मान रहा हूँ। मैं 44 एडी में ज़रूर डाल रहा हूँ, बट 100% भी मान सकता हूँ, राइट। तो ये मेरी, इसको 44 एडी इसका 50% कर लेता हूँ, क्योंकि 50% से ज़्यादा डाल सकता हूँ, तो इसको मैं 460 मान लेता हूँ। 460 का हाफ हो गया 230। ठीक है, तो मैं 44 एडीए ऑप्ट करूँगा जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा। देखिए, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो अभी हमारी डिस्कशन हो रही है, पार्ट 1 है। मैंने 3 पार्ट बोले थे जब वीडियो शुरू की थी। तो ये 44 एडीए का यहाँ पर अमाउंट डल गया। अब ये अदर सोर्सेज का ना अमाउंट कुछ इसने प्रीफिल करके मेरे को दिया है, बट ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो AIS है ना, उसमें अदर सोर्सेज में AIS और TIS में ज़्यादा है अमाउंट। 1,75,334 आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये जो 77,295 रुपये है सिक्योरिटीज़ वाला है, तो 77,295 यहाँ आ जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, कमीशन ब्रोकरेज कुछ नहीं है। ठीक है, और डिविडेंड वाला जो पार्ट है, डिविडेंड के लिए यहाँ सेक्शन में आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आप अदर इनकम में डिविडेंड वाला पार्ट डाल सकते हैं। डिविडेंड का कितना अमाउंट है, 51,105। तो आप 51,105, तो आपने क्या किया बेसिकली, 51,105 भी डाल दिया, 1,75,334 भी डाल दिया। ठीक है, सेविंग वाला भी डाल दिया और सिक्योरिटीज़ वाला भी डाल दिया। अभी आपका क्या हो गया, इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई एसएससी की। डिडक्शंस हैं अगर कुछ, तो इस केस में डेफिनेटली इस एसएससी की डिडक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, आपको ये देखना है कि अगर आपका फॉर्म 16A या फॉर्म 16 है, बेसिकली सैलरी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ये सैलरी एम्प्लॉय नहीं है। ये जो रिटर्न हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये उसके लिए कर रहा है कि छोटा मोटा कुछ बिजनेस है, बट स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं उस बंदे के, राइट। बट अगर आपका सैलरी वाला है तो डेफिनेटली फॉर्म 16 में आपको मिल जाएगा अमाउंट। प्लस आप अगर फॉर्म 16 में आप नहीं दे पाए एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशंस, और कुछ वजह से मिस भी हो गई, बट एक्चुअल में आपने जेन्युइनली वो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आपने करे हैं, उस केस में आप वो डाल सकते हैं। और इस एसएससी के केस में क्योंकि फॉर्म 16 एप्लीकेबल नहीं है, तो इनसे आपको प्रूफ लेना पड़ेगा, या खुद का आपको प्रूफ चेक करना पड़ेगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। इस एसएससी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 80C के, वो है 1,05,000। और अगर इनमें से भी कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एनपीएस में पैसा डाला है, एम्प्लॉयर का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन है ना। आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका हो सकता है 80CCD2 वाला हो, है ना, तो आप वो डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका, जैसे इस एसएससी के केस में इनका 45,000 खुद का और पेरेंट्स का इन्होंने इंश्योरेंस कर रखा है मेडिक्लेम का, तो 80D में ये आएगा। कुछ डोनेशंस भी हैं इनकी 80G वाली, तो उसका भी हमने कैलकुलेट किया है, तो 30 to 500 के अराउंड आएगा। आप ये ज़रूर चेक कर लें, 80G में 100% अलाउड नहीं होता है, 50% होता है मोस्टली केस में। तो जिस भी संस्था को आपने पैसा दिया है, आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं कि कितना उस संस्था का जो है अलाउड है, 50 है या 100 है। अब यहाँ 80 TTA में 10,000 की आपको डिडक्शन मिल सकती है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने ना सारा जो भी इस एसएससी की चीज़ें थी सारी इसमें डाल दी। अब यहाँ पर ना आप देख रहे होंगे कि TDS का भी कुछ दिख रहा है डिटेल, यहाँ पे टैक्स जो डिडक्ट हो रखा है। आपको याद होगा कि 26AS में हम गए थे, है ना, तो 26AS जो था ना, उसके अंदर TDS का अमाउंट मेंशन था। तो वो जो TDS का अमाउंट जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये 26AS से उठा रहा है। फिर भी आप एक बार चेक कर लें कि ये TDS का अमाउंट जो एक्चुअल में आपका डिडक्टेड है वही है या कम है या ज़्यादा है, उसको आप ठीक करके उसके बाद आप अगर कोई भी एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड है वो भी आप ऐड कर लें यहाँ पे, है ना। कोई भी आपने एडवांस टैक्स डिडक्ट करा हो रखा है आपका या पे कर रखा है, बट वो यहाँ नहीं दिख रहा, तो वो ऐड कर लें। तो ये कैलकुलेटर ना आपको ये बता देगा कि आपका एस्टिमेटेड जो टैक्स लायबिलिटी है ना वो क्या है। देखिए, ये बता रहा है आपको कि आपका एज़ पर ओल्ड रिजीम क्या बनता है और एज़ पर न्यू रिजीम क्या बनता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखनी ज़रूरी है कि जो ओल्ड रिजीम है उसमें टैक्स क्या बनेगा और न्यू में क्या बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओल्ड रिजीम अगर ऑप्ट करता है एसएससी, तो टोटल टैक्स और इंटरेस्ट पेबल आ रहा है 2,42,010 रुपये। अगर यही एसएससी टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल 2,37,040 वाला कर रहा है, तो उस केस में इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। 5,000 का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट 5,000 का फ़ायदा रहेगा न्यू रिजीम में अगर ये जाएगा। तो आप भी
अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं, बिजनेस एम्प्लॉय हैं, खास करके ये जो वीडियो है ना, ये उनके लिए है जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। बट अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको बस सैलरी वाले पोर्शन में आपका अमाउंट अपडेट करना होगा, है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा था, ठीक है। आपका जो है, जैसे इस एसएससी के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ सैलरी में कुछ नहीं है, आपको सैलरी का पोर्शन अपडेट करना होगा, ठीक है। एचआरए वगैरह को एग्जाम टैक्स में डालना होगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है वो डालनी होगी, कोई लोन है तो उस लोन का इंटरेस्ट डालना होगा। तो ये सब मतलब इनकम नहीं भी है ना अगर हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप ये मत समझ लीजिए कि इनकम अगर यहाँ नहीं दिख रही है टीआईएस में, जो मैंने आपको बताया था, तो हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आएगा। ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ, हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई होम लोन आपने ले रखा है ना, प्रॉपर्टी आपने ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो आपको हाउस प्रॉपर्टी में एज अ लॉस 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। को ओनर के केस में को ओनर्स दोनों उतना उतना पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, जबकि प्रिंसिपल का जो अमाउंट है उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का हो गया। कैपिटल गेन का मैंने आपको डाल के दिखाई दिया है। इसमें बस एक चीज़ है कि अभी जो इसकी लायबिलिटी आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ माइनस फिगर अलाउ नहीं कर रहा है इस कैलकुलेटर में, बट एक्चुअल में जब रिटर्न आप बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप अलाउ आपको होता है और वो सेट ऑफ भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर वो सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसके लिए CYLA और BFLA करके जो सेक्शंस है ना, उनमें हम ध्यान रखेंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा जब रिटर्न बनाऊंगा। तो ये इसकी पूरी कहानी है। और ये लास्ट में हमने ये भी देख लिया कि न्यू रिजीम बेनिफिशियल है या ओल्ड रिजीम। तो न्यू रिजीम ऑप्ट करना है या ओल्ड रिजीम, ये आपको पता लग गया इस वीडियो से। इनकम किस तरह से डाल के चेक करना है, कैलकुलेट करके कैसे डिसाइड करना है ना। तो रिटर्न बनाने से पहले, इनफैक्ट रिटर्न चूज़ करने से पहले आपने ये देख लिया कि टैक्स कहाँ मेरा कम बनना है, तो एक एस्टिमेशन आपको लग गया, ठीक है। अब ये एस्टिमेशन के बाद ऐसा नहीं है कि जब आप रिटर्न बनाने जा रहे होंगे या चूज़ करने के बाद फिल कर रहे होंगे तो वहाँ आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, ये आप तभी तक कर सकते हैं, कब तक? 31 जुलाई तक। 31 जुलाई के बाद आप ये नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिटर्न को चूज़ करना होता है, ठीक है। इसी केस पे हम आगे बढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स एक्चुअल रिटर्न प्रिपरेशन एंड फाइलिंग पार्ट। थैंक यू।